जी स्टूडेंट्स, अब हम यूके टैक्स सिस्टम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारे पास। आपकी स्टडी टेक्स्ट पे ये चैप्टर नंबर 1 होता है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और थ्योरी को इसकी पढ़ते हैं। टैक्स क्या होता है? अब जब हम टैक्स कोर्स के एंड पे पहुंच गए हैं, तो अब इस चैप्टर में हमें ये बताया जा रहा है कि व्हाट इज टैक्स। सिंपल ये चीज़ है, टैक्स एक फाइनेंशियल चार्ज है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स या लीगल एंटिटीज पे इम्पोज करती है ताकि गवर्नमेंट खुद को फाइनेंस कर सके। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बनाती है, रोड्स बनाती है, रेलवे सिस्टम, हाउसिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत होती है और ये फंड्स गवर्नमेंट के लिए हर मैजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम कलेक्ट करता है। ये है टैक्स। टैक्स की कुछ टाइप्स हैं। ये सारी टाइप्स हमने कोर्स के अंदर डिस्कस की हैं। इनकम टैक्स जो इंडिविजुअल पे कर रहा होता है, वो सोल ट्रेडर हो या पार्टनरशिप हो। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर पे कर रहे होते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स इंडिविजुअल पे करता है। इनहेरिटेंस टैक्स लाइफ टाइम एसेट्स या आपकी डेट स्टेट पे लगता है। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी पे करती है और कंपनी का चार्जेबल गेन भी कॉर्पोरेशन टैक्स में ऐड होके पे हो रहा होता है। वैल्यू एडेड टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे फाइनल कंज्यूमर पे कर रहा होता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस डिटेल में कर चुके हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है वो कंपनी पे नहीं करती। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स आर नॉट पेएबल, नॉट पेड बाय अ कंपनी? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इंडिविजुअल, नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन या वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट इंडिविजुअल कंपनी दोनों पे करती हैं। एनआईसी क्लास 1 सेकेंडरी कंपनी पे करती है। कॉर्पोरेशन तो लगता ही कंपनी पे है। इसका आंसर ए है इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप पे कर रही होती है, कंपनी पे नहीं करती। टैक्स की कुछ फर्दर डिस्क्रिप्शन है। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो एचएमआरसी उसी पे चार्ज करता है जिससे वो कलेक्ट करता है, जैसे इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी बेसिक एग्जांपल है वैल्यू एडेड टैक्स जो कम गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने इम्पोज किया फैक्ट्री पे, फैक्ट्री ने अपनी कॉस्ट पे ऐड करके रिटेल होलसेलर से चार्ज किया, होलसेलर ने अपनी कॉस्ट में ऐड करके रिटेलर से चार्ज किया, रिटेलर ने अपनी कॉस्ट में ऐड करके फाइनल कंज्यूमर से चार्ज कर दिया। यानी गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है किस पे? फाइनल कंज्यूमर पे, लेकिन डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर से नहीं लेती, इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू ले रही होती है। और इसकी एक ही एग्जांपल हमारे कोर्स में है वैल्यू एडेड टैक्स। इसके बाद हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन आती है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल टैक्स। रेवेन्यू टैक्स 3 तरह का होता है, जो कि इनकम टैक्स है, यानी आपकी इनकम जनरेशन के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। कैपिटल टैक्स वो होता है जो जनरली इनकम पे नहीं, वेल्थ के ऊपर लगता है, जैसे कि कैपिटल गेन्स टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। यहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा हुआ है तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब है कंपनीज का कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कॉर्पोरेशन टैक्स में ही टैक्स हो रहा होता है। वेल्थ के ऊपर जो टैक्स हमारे कोर्स में है वो 2 ही हैं, एक है इनहेरिटेंस टैक्स और दूसरा है कैपिटल गेन्स टैक्स। फर्दर हम आगे डिटेल पढ़ते हैं। डिटेल है टैक्स अवॉइडेंस वर्सेस टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन क्या होती है? चीटिंग करना, फ्रॉड करना, टैक्स को रिड्यूस करना, टैक्स को छुपाना, टैक्स के लिए इनकम को अंडर स्टेट करना, इनकम को हाइड करना, किसी भी तरह से फ्रॉड करना इलीगल एक्टिविटी कहलाता है और इसको हम टैक्स की टर्म यूज करते हैं इसके लिए टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस लीगल वेज को यूज करते हुए टैक्स को रिड्यूस करना कहलाता है टैक्स अवॉइडेंस। आपने जब F6 हम ये TS का कोर्स कर रहे थे तो हमने ट्रेडिंग लॉस के चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया था कि टैक्स अवॉइडेंस करेंगे, टैक्स प्लानिंग करेंगे। जब भी टैक्स प्लानिंग का वर्ड यूज़ हो रहा होता है तो ये टैक्स अवॉइडेंस ही होती है, जो कि लीगल वेज में रहते हुए
हम अपने पर्सनल अलाउंस को सेव कर रहे हैं या एनुअल एग्जम्पशन को सेव कर रहे हैं, अगर हम लीगल वेज में रहते हुए टैक्स को रिड्यूस करते हैं तो ये है टैक्स अवॉइडेंस, और टैक्स अवॉइडेंस अलाउ है, इसकी परमिशन है। और टैक्स अवॉइडेंस जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो पैसे ही इस बात के लेते हैं कि वो लीगल ग्राउंड्स में लेते हुए जो है वो आपके टैक्स को रिड्यूस करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, इन तीन चीज़ें दी हुई हैं, इनमें से आपने बताना है कौन सी चीज़ अवॉइडेंस में आएगी और कौन सी चीज़ वो इवेजन में आएगी। तो आइए हम पढ़ते हैं। Selling a capital asset in May instead of March to ensure the gain is taxed in the later year. आपको एक एसेट बेचना था मार्च में, लेकिन आपने मार्च में नहीं मई में बेचा, क्यों? ताकि टैक्स की डेट जो है वो डिले हो जाए। तो ये क्या कोई इलीगल एक्टिविटी है? नहीं सर, ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, ये तो सिंपल सा आपने टैक्स को प्लेन किया है, ये तो टैक्स अवॉइडेंस है। एक बिल को अल्टर किया, 7,000 का बिल था, आपने 700 का बिल था, आपने 7,000 का बना दिया ताकि अलाउड एक्सपेंस हो जाए और प्रॉफिट कम हो जाए। चीटिंग कर रहे हो, टैक्स इवेट कर रहे हो, टैक्स इवेजन इलीगल एक्टिविटी। एक फंड में आपने पैसे मूव किए, मूविंग फंड इनटू आईएसए अकाउंट, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री हो जाए और आपको टैक्स देना ना पड़े। तो ये तो आप आईएसए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आईएसए में इन्वेस्टमेंट एग्जेम्प्ट होती है, तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, नॉर्मल है, अपने आप टैक्स बचा रहे हो। नॉर्मल शेयर्स लेते आपने नहीं लिए, नॉर्मल अकाउंट में बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट करके नहीं किया, आपने आईएसए में इन्वेस्ट किया ताकि आपका टैक्स बचे। ठीक है, आपने अपना टैक्स बचाया, लेकिन लीगल वे में रहते हुए, क्योंकि आईएसए एग्जेम्प्ट होता है, ये भी टैक्स अवॉइडेंस है। तो ये आपको टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन का कॉन्सेप्ट उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है टैक्स अवॉइडेंस स्कीम। गवर्नमेंट एचएमआरसी जो है वो क्या करती है, एंटी एब्यूज रूल बनाती है, जार बोलते हैं इसको, GAAR गैर। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, कुछ रेगुलेशंस बनाती है ताकि लोगों को रेगुलेट कर सके। अब कैसे रेगुलेट करेंगे इसको देखते हैं। पहला बॉक्स आप देखिए, HMRC has targeted many specific tax avoidance schemes with anti-avoidance legislation to counter the tax advantages gained by the taxpayer. जो अवॉइडेंस के रूल्स हैं उनको भी गवर्नमेंट कभी कभी रोकती है कि आप यूं नहीं करना, आप ऐसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा कोई रूल आ गया तो फिर आप उस मेथड को अवॉइडेंस के तौर पे यूज नहीं करेंगे, ये आपका HMRC एंटी अवॉइडेंस लेजिस्लेशन बना के आपको रोक सकता है। दूसरा है, HMRC has also introduced disclosure obligations regarding anti-avoidance tax scheme, requiring the declaration of details of the schemes to HMRs, or a general anti-abuse rule GAAR, which stop tax advantage, decrease income arising from abusive tax agreement. Abusive agreements are those which cannot be regarded as a reasonable course of action and are deliberately put in place to avoid tax. सिंपल सी लॉजिक कि गवर्नमेंट, पहली बात क्या है, गवर्नमेंट जो है वो एंटी अवॉइडेंस रूल्स बनाती ताकि अवॉइडेंस के जरिए भी टैक्स की रिडक्शन को रोक सके। अब अगर कोई अवॉइडेंस करता है तो उसको गवर्नमेंट को बताना भी चाहिए, और गवर्नमेंट कभी भी किसी भी बंदे से को टैक्स को अब्यूज करने से रोक सकती है एंटी एब्यूज रूल बना के, ताकि कोई बंदा जो है वो टैक्स के रूल्स की देखिए टैक्स भी ह्यूमंस ही बनाते हैं ना, लोग ही बनाते हैं, तो उसमें लूप होल हो सकते हैं। तो लूप होल्स को यूज करके इनकम को कम कर लेना और टैक्स बचा लेना, अब वो इविजन में भी नहीं आ रहा, अवॉइडेंस है, लेकिन गवर्नमेंट को इतना नुकसान ना पहुंचाए, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रूल्स बना के आपको अवॉइडेंस करने से रोक सकती है। इसके बाद आता है लॉ। F4 जिन्होंने दिया है उनके लिए आसान है, सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ। टैक्स लॉ कहाँ से आता है, तो फाइनेंस एक्ट 2019 हम पढ़ रहे हैं, ये कोर्स फाइनेंस एक्ट 19 का है जिसके अटेम्प्ट सितंबर
2020 में है या दिसंबर 2020 में है, तो फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020, फाइनेंस एक्ट 2020 विल कम। हर साल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, टैक्स लॉ पास करती है, जिसको हम कह देते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर ये स्टेट्यूटरी गवर्नमेंट की एक वो है कि गवर्नमेंट जो है वो कानून पास करती है हर साल, जिसके अंदर टैक्स की डिटेल्स दी हुई होती हैं। इसके अलावा कोर्ट्स में जो केसेस जाते हैं, कोई पार्टी, कोई रूल्स, कोई चैलेंज हो गया, तो कोर्ट भी टैक्स लॉ की इंटरप्रिटेशन इन फॉर्म ऑफ केस लॉ या कॉमन लॉ करता है। इन दो के बाद जो है वो HMRC, जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है, वो 5 चीज़ें इशू करता है टैक्स की डिटेल्स देने के लिए। पहला है स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके अंदर वो लॉ को अप्लाई करने का तरीका बताता है। एक्स्ट्रा स्टेट्यूटरी कंसेंसस, जिसके अंदर वो सर्कमस्टांसेस बताता है कि स्ट्रिक्टनेस कहाँ पे है, कौन सी चीज़ फेयर है, कौन सी चीज़ अनफेयर है। फिर इंटरनल गाइडेंस मैनुअल इशू करता है HMRC, जिसमें वो टैक्स के बारे में फर्दर डिटेल पब्लिक के लिए प्रोवाइड करता है। प्रेस रिलीज आती रहती है, कोई टैक्स में चेंज हुआ, कोई रूल चेंज हुआ, कोई मिनी बजट आया, कोई सप्लीमेंट्री चीज़ आ गई, एनुअल बजट में कोई चीज़ हो गई, कोई स्पेसिफिक इशू है इस दफ़ा, यानी यूँ कह रहे हैं कि पिछले साल वो चीज़ नहीं थी, इस साल गवर्नमेंट ने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की, तो उसके लिए वो प्रेस रिलीज इशू करते हैं। और टैक्स की टेक्निकल जबान में होता है। फाइनेंस एक्ट एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है जो हर कोई नहीं समझ सकता, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे ACCA जो है वो स्टूडेंट अकाउंटेंट इशू करता है ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो डिटेल में समझा सके, इस तरह जो है वो HMRC पैम्फलेट इशू करता है, जिसमें वो टैक्स के रूल्स को सिंपल लैंग्वेज के अंदर, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसके अलावा अदर कंट्रीज हैं, ये एडवांस टैक्स का टॉपिक है। डबल टैक्स ट्रीटी, एक कंट्री में आप पे टैक्स लगा, आप यूके में वो पैसे ले गए तो उस पर यूके में भी टैक्स लग गया, तो डबल टैक्स का क्या होगा, यानी एक टैक्स आपने पाकिस्तान में दे दिया है, अब वही पैसा आप यूके में ले गए, यूके में भी इनकम शो हुई, उससे भी टैक्स लग गया, एक इनकम पे दो टैक्स लग गए, तो अब इसके लिए कैसे काम करेंगे। तो अदर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे टैक्स फाइनेंस एक्ट को अफेक्ट करते हैं, और डबल टैक्स का रिलीफ मिलता है, जो कि ATX अगर आप लेंगे ऑप्शनल पेपर में तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। अभी जो हमारी अटेम्प्ट चल रही है, इसमें ये अज्यूम्ड है कि यूके इज स्टिल इन यूरोपियन यूनियन। थोड़े टाइम बाद जैसे ही यूके यूरोपियन यूनियन से चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, ब्रेक्सिट BRI जो ब्रिटेन एग्जिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये वाला हेडिंग यहाँ पे रेलिवेंट नहीं रहेगी। तो यूरोपियन यूनियन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वैट, जो कि जैसे आपने वैट के टॉपिक में देखा है कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट पे वैट का क्या सीन होता है, वो EU के अंदर है या EU से बाहर है, तो उसके रेगुलेशंस के लिए यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो डायरेक्शंस हैं, उनको भी फॉलो किया जाएगा। ये उस वक्त तक है जब तक यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर है। जैसे ही BR एग्जिट जो है वो कंप्लीट होगा, हम यूरोपियन यूनियन को यहाँ से एक्सक्लूड करेंगे। अब यूके का जो टैक्स सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले हम जो बात करते रहते हैं HMRC, ये तो है, टैक्स डिपार्टमेंट तो है, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ है जिसको कहते हैं हर मैजेस्टी ट्रेजरी, HMT। ये क्या होता है भाई, ये हर मैजेस्टी यानी जो क्वीन है, उन्होंने डेलीगेट किया हुआ अपना पावर टू कलेक्ट टैक्स और मैनेजमेंट ऑफ ट्रेजरी। किसको, इनको हर मैजेस्टी ट्रेजरी को, जिसके अंदर चांसलर हैं जो कि इन सारे मसले को देखते हैं। अब इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है, कलेक्शन का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, इन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपा है, जिसको HMRC हम कहते रहते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ है CPS, द क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। ये वो लोग हैं, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस। अगर F4 आपने पढ़ा है, लॉ का पेपर आपने दिया हुआ है, तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि ये लीगल एडवाइजर्स होते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इंग्लैंड और वेल्स की। किसके लिए,
अब हम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट को ये एडवाइस दे रहे होते हैं, लीगल एडवाइस देते हैं। फिर है टैक्स ट्रिब्यूनल। टैक्स ट्रिब्यूनल किसी बंदे का कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई केस हो गया, HMRC ने उस पर केस कर दिया या उसने HMRC पे क्लेम किया, तो फिर ट्रिब्यूनल बने हुए होते हैं। डायरेक्ट कोर्ट में केस नहीं जाता, पहले ट्रिब्यूनल में आता है। ट्रिब्यूनल में फर्स्ट टायर ट्रिब्यूनल है और अपर टायर ट्रिब्यूनल है, दो ट्रिब्यूनल्स हैं। ट्रिब्यूनल आसान जबान में हम जरगा या गांव की पंचायत होती है इसको कह सकते हैं, लेकिन ये लीगल स्टेटस होता है इसका, जबकि जरगे और गांव की पंचायत का लीगल स्टेटस नहीं होता। ट्रिब्यूनल लोअर कोर्ट्स के नीचे होते हैं, इसके ऊपर जो है वो आपकी जो है वो आपकी कोर्ट्स आ जाती हैं। सही है। अब जो फर्स्ट टायर ट्रिब्यूनल है वो नॉर्मल केसेस, सीधे सीधे मसलों को देखता है, जबकि अपर ट्रिब्यूनल जो है वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज को देखता है, जिसके अंदर लार्ज फाइनेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व हो या जो है वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज हों। इसके अलावा अगर फर्स्ट टायर ट्रिब्यूनल में कोई फैसला हो जाता है और आइदर पार्टी HMRC या जो इंडिविजुअल पार्टी है उसको इस फैसले से इख्तिलाफ है तो वो अपील करना चाहें तो लोअर फर्स्ट टायर ट्रिब्यूनल की अपील अपर ट्रिब्यूनल में होती है और अपर ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में होगी। इसके बाद आता है कमिश्नर्स। कमिश्नर्स HMRC कमिश्नर्स अपॉइंट करती है जिनका काम है फाइनेंस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना, यूके में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। HMRC कमिश्नर्स के थ्रू ये काम करती है और बहुत सारे कमिश्नर्स यूके के अंदर अपॉइंटेड होते हैं, जिसको आप पाकिस्तान इंडिया में टैक्स ऑफिसर, FBR ऑफिसर, FTO ऑफिसर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कमिश्नर जो बैठता है, जहाँ ऑफिस में बैठता है, जहाँ पे वो डे टू डे एक्टिविटीज़ करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कहा जाता है। और इसके अलावा टैक्स की पेमेंट वगैरह को हिसाब किताब रखने के लिए काउंटर वगैरह पे जो स्टाफ बैठा होता है उसका अकाउंट्स एंड पेमेंट ऑफिसर बोलते हैं, और वो अकाउंट्स एंड पेमेंट ऑफिस के अंदर बैठा होता है। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ यूके टैक्स सिस्टम। इसके बाद एथिक्स। F1 में भी हम एथिक्स पढ़ते हैं, वहीं से ये चीज़ यहाँ कंटिन्यू हुई है कि अकाउंटेंट्स या ऑडिटर्स जो होते हैं वो टैक्स पेयर का एजेंट होता है। कैसे कि देखो, जो कंपनी है ना, जो बॉस है, जो सेठ है, जो ओनर है, उसको मैनुअल अकाउंट रिटर्न बनाने नहीं आते, टैक्स रिटर्न बनाने नहीं आते। वो इसके लिए बंदा हायर करता है जो ACCA क्वालिफाइड, CA क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, जो कि टैक्स के रिटर्न बनाना, जमा कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ACCA ने उस पर एक कोड ऑफ एथिक्स डाला कि उस बंदे को 5 क्वालिटीज वाला होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिविटी, F1 के टॉपिक्स आ रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव हो, प्रोफेशनली बिहेव करे, कॉम्पिटेंस और ड्यू केयर से काम करे, ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, और जो आपके कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको मेंटेन करे, इधर की उधर ना करे। अब अगर आप देखते हैं बीइंग एन ACCA मेंबर या बीइंग एन अकाउंटेंट या ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी में कोई मटेरियल एरर, ओमिशन हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो आपको क्या करना है? आपने सबसे पहले डिस्कस करना है उस बंदे से, भाई ये गड़बड़ हो रही है, इसको सही करो। अगर डिस्कशन के बाद वो नहीं मानता तो आपने काम करना छोड़ देना है और सीज टू एक्ट फॉर द क्लाइंट करना है, यानी उस बंदे के लिए काम करना छोड़ देना है। दूसरा, आप पे ये ज़रूरी नहीं है, अकाउंटेंट हैं आप पे ये ऑब्लिगेशन एज एन अकाउंटेंट नहीं है कि आप HMRC को बताएं कि भाई मैंने क्यों काम छोड़ा। बस उनको ये बताना कि मैंने यहाँ पे मैं इस क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहा, यानी आपने काम रोक देना है। पहले डिस्कस किया, वो नहीं माना, आपने काम करना छोड़ दिया। HMRC को बस ये बताना कि भाई मैं अब यहाँ पे मजीद काम नहीं करता, ये नहीं बताना कि मैंने क्यों काम छोड़ा, रीजनिंग नहीं देनी, वो खुद ही ढूंढ लेंगे। और इसके बाद आपने बतानी है मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, MLRO। इसमें आपने सिचुएशन बतानी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट आप कब बनाएंगे, ये एक पॉइंट है। यूके के अंदर जो अकाउंटेंसी कंपनीज होती है उनमें एक मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है, और जब आप देखते हैं कि आपके क्लाइंट पे
जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जहाँ आप जॉब कर रहे हैं या जहाँ के लिए आप असाइनमेंट कर रहे हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो फिर आप MLRO जो ऑफिसर है, मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर है, उसको जो है वो आप बताएंगे कि भाई इस कंपनी में जहाँ पे मैं काम कर रहा था या जहाँ पे मैं असाइनमेंट था मेरा, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये आपने रिपोर्ट बना के उसको देनी है। अब वो क्या करेगा, वो इस रिपोर्ट को देखेगा, समझेगा, और जब उसको लगेगा ना कि भाई वाकई ये रिपोर्ट जेन्युइन है, सेट है, तो फिर वो NCA नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट कर देगा, जो कि फिर टिपिंग ऑफ वगैरह के जो रूल्स रेगुलेशन है उसको अप्लाई करेगी और उस क्लाइंट के खिलाफ एक्शन लेगी। NCA को आपने रिपोर्ट कर दिया, आपने अपना काम ईमानदारी से किया, आप फ्री हो गए, आप फारिग, आप इंजॉय करें लाइफ। अब NCA और HMRC उस क्लाइंट को देख लेंगे। लेकिन अगर आपने मिसकंडक्ट किया, चोरी देखी चुप रहे या चोरी का पार्ट बन गए, तो फिर आपको डिसऑनेस्टी अगर आप पे प्रूफ हो गई ना, बीइंग एन अकाउंटेंट, 50,000 पाउंड, ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, 50,000 पाउंड की सिविल पेनल्टी आपको देनी पड़ जाएगी। दूसरा, आपकी बदनामी भी होगी। कैसे? कि अगर देखें अप टू 50,000 पाउंड है ना, 50,000 तक। दूसरा ये है कि अब गवर्नमेंट ने के पास है कि वो 50,000 तक फाइन कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने आपको 2,000 फाइन किया, इस आपका क्राइम छोटा था, आपको 50,000 फाइन किया, आप एक सीवियर उसमें इन्वॉल्व थे, मर्जी उनकी है। लेकिन जब फाइन 5,000 पाउंड से एक्सीड करता है ना, तो फिर आपका नाम जो है वो पब्लिश करता है HMRC कि ये बंदे पे इतना फाइन हुआ है क्योंकि इसने मिसकंडक्ट किया था। और जब मिसकंडक्ट का आपका नाम आ गया, तो फिर जो आपकी प्रोफेशनल बॉडी होती है ना, जैसे सिमा है, ACCA है, ICAEW है, और पाकिस्तान में ICAP-CA की बॉडी है, ये फिर आपको नहीं छोड़ती, ये फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देती हैं क्योंकि आप मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं। तो बड़ा ध्यान से आपने एक्ट करना है जब भी आप प्रोफेशनली किसी कंपनी के टैक्स कंसल्टेंट या टैक्स के वर्किंग में इन्वॉल्व हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। An ACCA member discovers that a client has deliberately not declared a source of income on their tax return. Which of the following statement is correct? आप एक अकाउंटेंट थे, एक कंपनी में थे, आपको पता चला कि सोर्स ऑफ इनकम जो है वो नहीं लिखी हुई, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इमीडिएटली नोटिफाई। सर इमीडिएटली नहीं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पहले आप उससे बात करेंगे, बात करने के बाद आप जॉब असाइनमेंट को रोक देंगे और HMRC को अपनी जॉब छोड़ने की इंफॉर्मेशन देंगे, डिटेल नहीं बताएंगे। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो MLRO को रिपोर्ट करेंगे, वो फिर NC और HMRC को रिपोर्टिंग करेगा। ये चीज हमने पढ़ी है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने नोटिफाई करना है, और अगर वो नोटिफाई से नहीं रुकता तो फिर हमने काम सीज कर देना है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। जी, आपने चारों ऑप्शन रीड किए, ऑप्शन बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है वो इजीली मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। ये हमारे पास था द यूके टैक्स सिस्टम, यूके का टैक्स सिस्टम का चैप्टर, जो ये कंप्लीट थ्योरी के ऊपर है। उम्मीद है आपको इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू।